हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन पढ़ने वाले हैं। तंत्रिका कोशिका की संरचना क्या होती है और तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के प्रकार इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये होने वाला है। इससे संबंधित कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 और बड़ी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए हमें इसे अच्छी तरीके से समझना है। देखिए, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका जो है वो तंत्रिका ऊतक की या तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। न्यूरॉन या जो तंत्रिका कोशिका है वो तंत्रिका तंत्र की नर्वस टिश्यू जो है, नर्वस सिस्टम जो है, उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। पूरा तंत्रिका तंत्र इन्हीं से बना है, इसलिए संरचनात्मक इकाई है। और इन्हीं की वजह से तंत्रिका तंत्र जो संवेदनाएं ग्रहण करता है और संवेदनाएं प्रेषित करता है वो इसी की वजह से होता है, इसलिए क्रियात्मक इकाई है किसकी? नर्वस सिस्टम की, तंत्रिका तंत्र की। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। साधारणतः तो ये प्रश्न सीधे सीधे ही पूछ लिया जाता है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, तो उसे याद रखना है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका ऊतक जो होता है, तंत्रिका ऊतक जो बना होता है, तंत्रिका ऊतक, ये तंत्रिका ऊतक बना है दो तरह की संरचनाओं का। एक बना होता है न्यूरॉन्स का, तंत्रिका कोशिकाएं होती है, और उसमें होती है ग्लियल सेल्स, ग्लियल कोशिकाएं होती है। ग्लियल कोशिकाएं तंत्रिका कोशिका जो है उसे सुरक्षा प्रदान करने का, उसे आवरण प्रदान करने का काम करती है। और न्यूरॉन्स जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले ही हैं, जो पूरे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अब डिस्कस करते हैं तंत्रिका तंत्र की, तंत्रिका कोशिका जो है उसकी संरचना। जैसा कि आपके सामने ये चित्र आप देख रहे हो, इस तरह की कुछ संरचनाएं ये होती है। और आपको एक जनरल साइंस से रिलेटेड भी याद रखना है, ये सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन ही होती है मानव शरीर की। इसके 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जिसमें आप यहाँ एक जो ये स्टार लाइक ये तारे जैसी एक संरचना जो आप देख रहे हो, इसे साइटोन कहते हैं। इसे कहते हैं साइटोन या तंत्रिका कोशिका, या इसे सोमा भी कहा जाता है, या तंत्रिका कोशिका काय भी कहा जाता है। कोशिका काय, अलग अलग बुक्स में इसके अलग अलग नाम आपको मिल सकते हैं। साइटोन आपको जरूर याद रखना है। यहाँ ये जो मुख्य कोशिका है उसे साइटोन कहा जाता है। जैसे और सब कोशिकाएं हैं, हमारे पूरा शरीर कोशिकाओं का मिलकर बना है, वैसे ही यह भी एक कोशिका है जिसके अंदर बहुत सारे जो जितने भी हम कोशिकांग हमने पढ़े हैं सेल बायोलॉजी में, वो सभी कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं। इसमें जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, गोल्जी बॉडी भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, न्यूक्लियस भी, केंद्रक भी इसमें पाया जाता है। एक बड़ी विशेष संरचना है जो एग्जाम में पूछी जाती है, जो इसमें पाई जाती है, और जिसका नाम है निस्सल ग्रैन्यूल्स। निस्सल ग्रैन्यूल्स इसके अंदर पाई जाती है। निस्सल ग्रैन्यूल्स, निश्चल कणिकाएं इसके भीतर पाई जाती है। जो यहाँ मैं रेड डॉट जो मैं दर्शा रहा हूं, ये सभी के सभी निश्चल कणिकाएं हैं। निश्चल कणिकाएं इसके साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। ये जो निश्चल कणिकाएं हैं, निश्चल ग्रैन्यूल्स किसकी बनी होती है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम से मिलकर बनी होती है। निश्चल कणिकाएं किसकी बनी होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और
राइबोसोम से मिलकर बनी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से मिलकर बनी होती है। चूंकि राइबोसोम यहां आ गया तो श्योर है निशल ग्रेन्यूल्स का कार्य क्या होगा, ये काम करेगा प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है निश्चल कणिकाएं। तो ये अभी जो हमने एक कोशिका जैसी संरचना जो देखी है उसे साइटोन या सोमा कहते हैं या कोशिका काय कहते हैं। ये साधारण कोशिका जैसी ही कोशिका है। इसमें लगभग सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, निशल ग्रैन्यूल्स इसके अंदर पाई जाती है। लेकिन एक ऐसा कोशिकांग है जो इसमें नहीं पाया जाता, तो आपको वो जरूर याद रखना है। इसके अंदर तारक काय नहीं पाया जाता। तारक काय, सेंट्रोसोम इसमें नहीं पाया जाता, इसलिए ये हो जाता है महत्वपूर्ण। साइटोन, न्यूरॉन का जो साइटोन है, जो कोशिका काय है, उसमें तारक काय नहीं पाया जाता और इसी वजह से तारक काय नहीं होने के कारण ही एक कोशिका जो है, जो न्यूरॉन है, उसमें विभाजन का गुण नहीं होता, विभाजन नहीं। तंत्रिका कोशिका कभी विभाजित नहीं होती। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होने पर या मृत होने की स्थिति में वो क्या करती है, उससे पहले ही विभाजन करके दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, टूट जाती है। लेकिन तंत्रिका कोशिकाओं में तारक काय नहीं पाया जाता, इसलिए ये विभाजन का गुण नहीं रखती, ये डिवाइड होकर दो न्यूरॉन नहीं बनाएगी। ठीक है, अगर ये क्षतिग्रस्त हो जाती है, मृत हो जाती है, तो ये परमानेंटली खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें विभाजन का गुण नहीं पाया जाता। विभाजन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तारक काय इनमें नहीं होता है। पहली स्ट्रक्चर हमने देखी इसकी, क्या? साइटोन। दूसरा, इस साइटोन से ही आप गौर कीजिए, साइटोन से कुछ प्रवर्ध बाहर निकले हुए हैं, कुछ प्रोसेसेस बाहर निकले हुए हैं। देखो ये निकला हुआ, ये निकले, ये सब बाहर जो निकले हुए हैं, इन प्रवर्धों को कहते हैं डेंड्राइट्स। ये जो प्रवर्ध है, इन्हें हिंदी में द्रुमाक्ष या इंग्लिश में इन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। डेंड्राइट्स इन्हें कहा जाता है, द्रुमाक्ष या डेंड्राइट्स कहा जाता है। प्रवर्ध निकले हुए हैं, किससे निकले हुए हैं? साइटोन से। साइटोन से कुछ उंगली जैसी ब्रांच शाखित संरचनाएं बाहर निकली हुई है। इन शाखित संरचनाओं को डेंड्राइट्स या द्रुमाक्ष कहते हैं, डेंड्राइट्स या द्रुमाक्ष कहते हैं। अब बात करते हैं डेंड्राइट्स की क्या क्या खास बात है। तो डेंड्राइट्स, पहली बात तो ये कहाँ से? साइटोन से निकले हुए प्रवर्ध है। ये क्या है? प्रवर्ध है। किसके? ये साइटोन के प्रवर्ध है, साइटोन से बाहर निकले हुए प्रवर्ध है। पहली बात, ये कैसे होते हैं? ये ब्रांच्ड होते हैं, ये शाखित होते हैं। देखिए जैसे सभी में शाखाएं निकली हुई है, ऐसे ये शाखित होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। अगली विशेषता इनकी कि इनमें ये निश्चल ग्रैन्यूल्स जो है ये पाई जाती है। निश्चल ग्रैन्यूल्स इनमें पाई जाती है। निश्चल कणिकाएं, जैसे मैंने यहाँ रेड डॉट इनमें भी डाल रखे हैं, इनमें निश्चल ग्रैन्यूल्स पाई जाती है। और इसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, ये संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम करते हैं, रिसीव करने का काम करते हैं। ये क्या काम कर रहे हैं? संवेदना ग्रहण करना, ये इनका कार्य है। ठीक है, तो डेंड्राइट्स या द्रुमाक्ष जो है वो वास्तव में है क्या? साइटोन से निकले हुए प्रवर्ध है, प्रोसेस है जो साइटोन से बाहर निकले हैं, जो शाखित होते हैं। इनमें भी निश्चल ग्रैन्यूल्स पाई जाती है और वातावरण से बाहर से जो संवेदनाएं आ रही है, उन संवेदनाओं को ये डेंड्राइट्स ही ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करके, जैसे यहाँ कोई किसी तरह का सेंस था, उसे इसने ग्रहण किया और ग्रहण करके ये पहुंचाता है साइटोन की ओर। डेंड्राइट्स ने रिसीव किया, रिसीव करके पहुंचा दिया साइटोन की ओर। इसका आपको क्रम जरूर याद रखना है। संवेदनाएं डेंड्राइट से पहुंचती है साइटोन की ओर और साइटोन से पहुंचती है एक्सोन की ओर, इनकी संवेदनाएं पहुंचती है। ठीक है,
यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो दो पार्ट इसके जो हमें दिख रहे हैं, साइटोन और डेंड्राइट्स हमने पढ़े, डेंड्रॉन्स। तीसरा इसका जो ये लंबा एक शाखा, जिसमें लास्ट में शाखा नजर आ रही है, एक लंबी प्रोसेस और इससे बाहर निकलता है साइटोन से ही, उस लंबे प्रोसेस को कहा जाता है एक्सॉन। ये यहां से लेकर ये जो आपको लास्ट तक जो दिख रहा है, इसे कहा जाता है एक्सॉन, या हिंदी में इसे कहते हैं तंत्रिकाक्ष। इसे तंत्रिका का अक्ष, तंत्रिकाक्ष, एक्सॉन कहा जाता है। ठीक है, क्या देखा हमने, जो साइटोन है उस साइटोन से एक लंबा प्रवर्ध बाहर निकला हुआ है। डेंड्राइट्स छोटे छोटे प्रवर्ध थे, लेकिन ये एक बहुत लंबा प्रवर्ध है जो बाहर निकलता है, उसे एक्सॉन कहा जाता है, तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। अब बात करते हैं इस तंत्रिकाक्ष की विशेषताओं की। ये जो तंत्रिकाक्ष है ये साइटोन का ही एक प्रवर्ध है, साइटोन का ही प्रवर्ध है ये, लेकिन होता कैसा है, ये बहुत लंबा एक प्रवर्ध है जो साइटोन से दूर की ओर निकला हुआ होता है। दूसरी बात, ये अशाखित होता है, अशाखित होता है। क्या इसमें यहां कोई किसी तरह की शाखा है? नहीं, ये अशाखित होता है। लेकिन यहां एक बात और साथ ही साथ हम लिख देते हैं कि इसके अंतिम सिरे शाखित होते हैं। अशाखित है, लेकिन इसका जो लास्ट एंड है, इसका जो अंतिम सिरा है, अंतिम सिरा, ये अंतिम सिरा जो है वो शाखित हो सकता है, शाखित हो सकता है। मुख्यतः तो एक्सॉन जो है, शुरू का पार्ट इसका कहीं ब्रांच नहीं होता, शाखित नहीं होता, लेकिन इसका अंतिम सिरा जो है वो ब्रांच हो जाता है, शाखित हो जाता है। नेक्स्ट, इस एक्सॉन पर एक ये जो मैंने नीले रंग से बना रखे हैं, इस तरह इसके ऊपर एक विशेष तरह का पदार्थ जिसका नाम है माइलिन, उसका इसके ऊपर आवरण पाया जाता है, इसमें माइलिन का कवर पाया जाता है। तो यहाँ जो ये मैंने बना रखे हैं, ये माइलिन आच्छद इसे कहा जाता है, माइलिन आच्छद या माइलिन शीथ इसे कहा जाता है। तो इस पर माइलिन का शीथ, माइलिन आच्छद प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। एक्सॉन पर एक विशेष तरह का आवरण पाया जाता है जिसे माइलिन आच्छद कहा जाता है। माइलिन आच्छद हमने क्या डेंड्राइट्स पर देखा? नहीं, डेंड्राइट्स पर कोई माइलिन आच्छद नहीं होता, सिर्फ एक्सॉन पर ये होता है। नेक्स्ट, माइलिन आच्छद लेकिन सभी पर नहीं पाया जाता। सभी एक्सॉन्स पर ये माइलिन आच्छद हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ न्यूरॉन्स में माइलिन आच्छद पाया जाता है, कुछ न्यूरॉन्स में माइलिन आच्छद नहीं होता। जिनमें माइलिन आच्छद होता है वो माइलिनेटेड होता है, माइलिनेटेड एक्सॉन्स कहलाते हैं, और जिनमें नहीं होता वो नॉन माइलिनेटेड होता है। ऐसे एक्सॉन जिन पर माइलिन प्रेजेंट है वो माइलिनेटेड आच्छद न्यूरॉन कहलाते हैं, आच्छद तंत्रिकाक्ष कहलाते हैं, और जिन पर माइलिन का आच्छद नहीं होता वो आच्छदहीन या आच्छद विहीन एक्सॉन्स कहलाते हैं। ये आपको खासकर ध्यान रखना है। ब्रेन्स में जो जितने भी ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं वो सब माइलिनेटेड होते हैं, और जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के होते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में जो एक्सॉन्स होते हैं वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं, बाकी अधिकांश माइलिनेटेड ये होते हैं। एक चीज आपने यहां नोट की होगी इस चित्र में कि माइलिन का जो कवर है वो कंटिन्यू नहीं है, लगातार इसको कवर नहीं करता है। कहीं कहीं गैप यहाँ होते हैं, जैसे यहाँ आप ये गैप देख रहे हो, ये गैप देख रहे हो, ये गैप, इस तरह माइलिन का आवरण कंटिन्यू नहीं होता है, लगातार नहीं होता है, बल्कि कुछ जगह यहाँ खाली रहती है जहाँ माइलिन का आवरण नहीं होता। और इन जगहों को जहाँ ये आवरण नहीं होता उन जगहों को रेनवियर के नोड कहा जाता है, रेनवियर के
नोड्स ऑफ रेनवियर इन्हें कहा जाता है। कहाँ? एक्सॉन्स पर, वो हिस्से जहां माइलिन का आवरण नहीं होता है, उन स्थानों को रेनवियर के नोड कहा जाता है। एक चीज और, यहाँ इस एक्सॉन पर ये जो मैंने यहाँ ये इस तरह की सेल दिखा रखी है, यहाँ ये भी एक सेल है, यहाँ ये भी सेल है, ये विशेष तरह की कोशिकाएं हैं। यही कोशिकाएं माइलिन का श्रावण करती है, सिक्रेशन करती है। इन कोशिकाओं को श्वान कोशिका कहते हैं। श्वान कोशिकाएं इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो हमने देखो इसके कितने पार्ट यहाँ देख लिए हैं। साइटोन है, डेंड्रॉन्स है, एक्सॉन है, एक्सॉन के साथ जुड़ा हुआ है माइलिन, आच्छाद, श्वान कोशिकाएं, रेनवियर के नोड। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो ये अंतिम सिरा जैसे ही यहाँ खत्म होता है, ये आप जैसे यहाँ देख रहे हो ब्रांच हो गया एक्सॉन। एक्सॉन ब्रांच होने के बाद भी यहाँ लास्ट का जो पार्ट होता है इसका, वो कुछ फूला हुआ होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो सभी में। इसी को फूले हुए भाग को मैं यहाँ थोड़ा बड़ा बना रखा है मैंने। ये जो फूला हुआ भाग है इसका, ये अंतिम वाला बॉक्स में जो मैंने दर्शा रखा है, ये वाला पार्ट ही यहाँ बनाया है। इस फूले हुए भाग को सिनेप्टिक नोब कहते हैं। ये जो आप पूरा देख रहे हो, ये जो पार्ट है, ये है या ये है, इन्हें सिनेप्टिक नोब कहा जाता है। सिनेप्टिक नोब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब कहा जाता है। और इन सिनेप्टिक नोब्स में या ये जो आप देख रहे हो, इस तरह कुछ वेसल्स होती है, कुछ आशय होते हैं, कुछ पाउच होते हैं, बैग मान लो, कुछ बैग रसायनों से भरे हुए बैग होते हैं, आशय होते हैं, जिन्हें सिनेप्टिकल वेसिकल्स कहा जाता है। सिनेप्टिक वेसिकल्स या सिनेप्टिक आशय कहा जाता है। इन्हें सिनेप्टिक आशय कहा जाता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स कहा जाता है। और इन आशयों में जो मैंने लाल रंग से भर रखा है, ये विशेष तरह का रसायन होता है जिसे तंत्रिका संचारी पदार्थ कहा जाता है। तंत्रिका संचारी पदार्थ, न्यूरोट्रांसमीटर इन्हें कहा जाता है। बहुत अच्छा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम आपको याद रखना है। शॉर्ट में उसे ACH कहा जाता है, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन याद रखना है। बहुत बहुत फेमस, सबसे जाना पहचाना एक तंत्रिका संचारी पदार्थ है, न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, ये एसिटाइल कोलिन इन सिनेप्टिक नोब्स के अंदर जो ये सिनेप्टिक वेसिकल्स है, सिनेप्टिक आशय जो है, उनमें ये भरा रहता है। जब हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब आपको बढ़िया समझ में आएगा कि ये तंत्रिका संचारी पदार्थ कैसे काम कर रहे होते हैं। अब थोड़ा सा आप यहाँ इस जगह आइए। वास्तव में जो दो न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक न्यूरॉन है, ऐसे ये दूसरा न्यूरॉन है, ऐसे ही तीसरा न्यूरॉन है, ऐसे क्रम में ये होते हैं। लेकिन कभी भी एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता है, बल्कि उनके बीच में थोड़ी जगह रहती है। जैसे आप यहाँ ये जो चित्र मैंने बढ़ा के दिखा रखा है, ये जो लास्ट का पार्ट है ये वही है, सिनेप्टिक नोब है। ठीक है, और ये जो भित्ति बना रखी है मैंने, ये किसी डेंड्राइट्स की, ये वाला पार्ट, ये जो चित्र आप देख रहे हो, ये मैंने थोड़ा बढ़ा करके बनाया है। ये सिनेप्टिक नोब है पहले नंबर की किसी न्यूरॉन का, और ये दूसरा न्यूरॉन जो पढ़ रहे हैं अपन, उसकी ये वॉल है। ठीक है, ये सिनेप्टिक नोब है, ये डेंड्राइट की वॉल है। ये अभी जस्ट हमने पढ़े, ये जो आशय है सिनेप्टिक वेसिकल्स है, जिनमें क्या भरा हुआ है? एसिटाइल कोलिन भरा हुआ है, एक न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है। और ये जो बीच में गैप है, ये कभी भी दो तंत्रिकाएं आपस में जुड़ी नहीं होती। ये जो बीच में गैप रहता है, जो रिक्त स्थान दो तंत्रिकाओं के बीच में होता है, उस रिक्त स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स। दो न्यूरॉन्स के बीच का जो रिक्त स्थान है उसे सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। और ये जो जितने भी तंत्रिका संचारी पदार्थ है, वो वास्तव में जब सूचनाएं आगे आएगी, यहाँ तक पहुँचेगी, तो ये इसके अंदर जितने भी ये तंत्रिका संचारी पदार्थ है, ये पाउचेज यहाँ आएंगे किनारे पर और इस तरह रिलीज हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे सिनेप्स के भीतर।
और इन्हें रिसीव करने के लिए यहाँ जैसे मैंने ये नीले रंग से कुछ बना रखे हैं विशेष तरह के प्रोटीन पदार्थ है जिन्हें कहा जाता है ग्राही कहा जाता है, इन्हें रिसेप्टर्स कहा जाता है। रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स इन तंत्रिका संचारी पदार्थों को ग्रहण करते हैं, रिसेप्ट करते हैं और इस तरह एक न्यूरॉन से सूचना दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचती है। ये इसकी मैकेनिज्म में और पढ़ेंगे, फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि सिनेप्स है क्या। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो ये खाली जगह रह जाती है, दोनों के बीच में जो कनेक्शन नहीं हुआ है, थोड़ा सा गैप रह गया है, उसे ही सिनेप्स कहा जाता है। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं, हमने पढ़ा न्यूरॉन्स जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जो नर्वस टिश्यू होता है उसमें न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल्स होती है, ये सबसे लंबी सेल है। हम बात कर रहे हैं न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स के 3 महत्वपूर्ण भाग है, साइटोन, डेंड्रॉन्स और एक्सॉन्स। साइटोन्स को हम सोमा भी कहते हैं, ये एक कोशिका जैसा ही है, सभी कोशिकांग होते हैं, सिर्फ तारकाय नहीं होता। निसल ग्रेन्यूल्स इसमें पाई जाती है जो बनी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की, जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। इस कोशिका में विभाजन का गुण नहीं होता है। डेंड्राइट्स हमने पढ़े, ये साइटोन से निकले हुए प्रवर्धी है जो शाखित होते हैं। निसल ग्रेन्यूल्स इनमें पाई जाती है, संवेदनाएं ग्रहण करने का काम करते हैं। संवेदनाएं डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन की ओर जाती है। ठीक है, एक्सॉन जो है जिसे तंत्रिकाक्ष कह रहे हैं, ये भी साइटोन का एक लंबा प्रवर्ध है। ये ज्यादातर अशाखित होता है, अंतिम सिरा इसका शाखित होता है। माइलिन का आवरण इस पर पाया जाता है जो कंटिन्यू नहीं होता है। जब गैप होता है उसे रेनवियर के नोड कहते हैं। इसका श्रावण सिक्रेशन जो है वो स्वान कोशिकाएं करती है जो यहीं इसके साथ जुड़ी हुई होती है। इसका जो अंतिम सिरा है उसे सिनेप्टिक नोब कहते हैं, जिसमें बहुत सारे पाउचेज, बैग्स हैं जो भरे हुए हैं तंत्रिका संचारी पदार्थों से। इन बैगों को सिनेप्टिक आशय कहा जाता है, सिनेप्टिकल वेसिकल्स कहा जाता है। एक एसिटाइल कोलिन आपको याद रखना है। ये हमने इसे टोटल कवर कर लिया है। अब यहाँ तक आप जो है स्क्रीनशॉट लें या इसे नोट करें, इसके जस्ट बाद में हम इसके प्रकारों को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं न्यूरॉन्स के प्रकारों की। सबसे पहले है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर न्यूरॉन्स जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है यूनिपोलर, एक होता है बाइपोलर और तीसरा होता है मल्टीपोलर। पोल यानी होता है ध्रुव। यूनिपोलर देखो नाम से ही है, यूनि वर्ड हम यूज करते हैं एक के लिए जिसमें एक ही ध्रुव हो। बाइपोलर जिसमें 2 ध्रुव हो। मल्टीपोलर जिसमें बहुत सारे ध्रुव हो। बड़ा आसान सा है। यूनिपोलर में एक ही ध्रुव होगा, बाइपोलर में 2 ध्रुव होंगे, मल्टीपोलर में बहुत सारे। यहाँ वास्तव में पोल जो वर्ड, ध्रुव जो शब्द यूज किया वो एक्सॉन और डेंड्रॉन्स के लिए। अब यूनिपोलर है कोई कोशिका तो उसमें तो एक ही पोल होगा। अगर इस तरह की कोशिका है जिसमें केवल एक ही हो, एक्सॉन ही प्रेजेंट हो, वो कहलाएगी यूनिपोलर सेल्स। ठीक है, इसमें केवल क्या प्रेजेंट है? एक्सॉन, वो भी कितना? एक। ऐसी कोशिकाएं ज्यादातर पाई जाती है भ्रूणीय अवस्था में। भ्रूणीय अवस्था में ये पाई जाती है। बात करें बाइपोलर, नाम से ही जाहिर है 2 पोल होंगे। अगर कोई कोशिका इस तरह की हो, तंत्रिका कोशिका जिसमें एक इस तरह डेंड्राइट बाहर निकला हुआ हो और एक ही उसमें क्या हो? एक्सॉन हो। एक डेंड्रॉइन, एक साइटोन और एक ही एक्सॉन, सब एक एक है यहाँ। तो 2 पोल हो गए, एक पोल ये है, एक पोल ये है। तो यानी कि हम बात कर रहे हैं एक्सॉन कितना है? 1। डेंड्रॉन कितना है? 1। तो 2 हो गए। बाइपोलर 2 पोल वाला है, तो ऐसी कोशिकाएं, ऐसे न्यूरॉन्स बाइपोलर्स कहलाते हैं। और ये बहुत अच्छा उदाहरण है हमारी आंख की दृक तंत्रिकाएं। आंख से जो मस्तिष्क की ओर जा रही है दृक तंत्रिकाएं, वो सभी बाइपोलर होती है। इसके अलावा हमारी जो नाक से जा रही है, जो घ्राण तंत्रिकाएं जो है नाक से मस्तिष्क में जो जा रही है, वो भी इसी तरह की बाइपोलर ही होती है।
मल्टीपोलर वो कोश, जैसे ये अभी हम चित्र देख रहे हैं, साधारण बना रहा हूं, जिसमें कई सारे डेंड्रॉन्स हैं, एक एक्सोन। ध्यान रखना, एक्सोन हमेशा एक ही होते हैं, डेंड्रॉन्स बहुत सारे हैं, साइटोन एक ही है और एक्सोन भी एक ही है। एक्सोन एक ही होगा, ध्यान रखना, डेंड्रॉन्स कई सारे होंगे, तो मल्टीपोलर हो गया। हम कह रहे हैं एक्सोन कितना होगा, सिर्फ एक ही, डेंड्रॉन्स होंगे बहुत सारे, तो मल्टीपोलर सेल हो गई। अधिकांश जो है हमारे, चाहे ब्रेन में हो चाहे स्पाइनल कॉर्ड में हो, वो सभी ज़्यादातर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। ये इसकी संरचना के आधार पर। दूसरा जो है, इसके कार्य के आधार पर, इनके फंक्शन के आधार पर न्यूरॉन्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं चालक या मोटर, और दूसरे होते हैं संवेदी, सेंसरी। तो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स या चालक न्यूरॉन्स वो हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सूचनाओं को, इंफॉर्मेशंस को ये पहुंचाते हैं अंगों तक, प्रभावी अंगों तक ये पहुंचाने का काम करेंगे। संवेदी वो है जो अंगों से सूचनाओं को पहुंचाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ कोई गर्म वस्तु मुझे महसूस हुई, तो वास्तव में गर्म कैसे महसूस हुई, यहाँ से संवेदी न्यूरॉन्स मौजूद है जो सूचना को लेकर जा रहे हैं मस्तिष्क तक। तो जो अंगों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक लेके जा रहे हैं वो संवेदी है। मस्तिष्क ने हमें बताया कि वो वस्तु गर्म है या ठंडी है या नुकीली है, तो मस्तिष्क से जो सूचनाएं लाने वाली जो न्यूरॉन्स है वो चालक न्यूरॉन्स कहलाएगी, ध्यान रखना। तो कार्य का आधार पर दो तरह की है, चालक और संवेदी। कुछ मिश्रित भी होती है जो दोनों तरह के कार्य कर लेती है। तो चालक वो है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अंगों तक, और संवेदी वो है जो अंगों से सेंट्रल नर्वस तक सूचनाएं पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, तो इस तरह आज हमने न्यूरॉन की संरचना और उसके प्रकारों को डिटेल से पढ़ा।